गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। 5 की पड़ताल लेकर हाजिर हूं मैं रोहित पोखरियाल आपके साथ। पहला फेज किसका तेज? लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए 102 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच जुबानी जंग अब भी जारी है। और हो भी क्यों ना, अभी तो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए, 6 अभी बाकी हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने पहले चरण में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी संकट नजर आ रहा है। जिस तरह अमेठी से भागना पड़ा, वैसे ही वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रोड शो के दौरान पहले फेज के मतदान में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर मोदी को सत्ता सौंपने का प्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति के चलते देश पहले ही भारी नुकसान उठा रहा है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो भी अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भले ही 400 सीटों का दावा कर ले, लेकिन उसके पास 150 सीटें आने का भी कोई मौका नजर नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में 62.37% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष की ओर से न सिर्फ जीत के दावे किए जा रहे हैं, बल्कि जुबानी जंग भी जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने पहले चरण में प्रचंड जीत के हुंकार भरते हुए राहुल गांधी पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी संकट दिख रहा है। जिस तरह अमेठी से भागना पड़ा है, वैसे ही वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। वहीं यूपी के सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी ने रोड शो के दौरान पहले चरण के मतदान में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं, वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। उधर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी भले ही 400 सीटों का दावा कर रही हो, लेकिन उसे 150 सीटें भी नहीं मिलने जा रही। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। पहले चरण का दंगल खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है, लेकिन इससे पहले दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सब अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज के मतदान के बाद से ही तमाम पॉलिटिकल दल, हर एक चेहरा कह रहा है कि हमारे पक्ष में ही मतदान हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या कुछ है वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कदावर प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत जी हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जी हैं, स्ट्रांगली रुख रखते हैं तारिक खान साहब है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत
तारिक खान साहब, आपके साथ ही कर रहा हूं। नमस्ते, इस्तकबाल आपका भारत एक्सप्रेस पर। हमने रिपोर्ट दिखाई, उसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी दिखाया, मोदी योगी जी का दिखाया, राहुल गांधी का दिखाया, क्योंकि लिमिट होती है। मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूं, अखिलेश यादव भी लगातार अग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बड़ी भीड़ पहुंच रही है। फर्स्ट फेज के बाद क्या कुछ रहेगा आपका पहली रिएक्शन? देखिए, फर्स्ट फेज हमारा बहुत अच्छा गया है और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी मैंने सुना कि मोदी साहब ने कहा कि ये सब शहजादे, तो ये सब शहजादे हैं और आप क्या हैं? आप भी तो बादशाह से कम नहीं। बादशाह ही तो 1.5 लाख के पेन से लिखता है ना। माउंट ब्लैक का पेन 1.5 लाख का आता है, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप जो चश्मा लगाते हो बुल्गारी का और मेबैक का, वो 30 से 40 लाख का आता है। मोमेंडो की घड़ी लगाते हो, कैनिथ कोल का जूता पहनते हो, 12 करोड़ की मर्सिडीज की गाड़ी खरीदते हो, और ये सब कुछ भी हिंदुस्तान का बना नहीं है। सब विदेशी कंपनियों के बने हुए चीज आप पहनते हो। एक दिन में 10 बार कपड़ा पहनते हो, वो कपड़ा पहनते हो जिसमें सोने के तार लगे होते हैं। ये सब कौन करता है? बादशाही तो करता है, बादशाही तो करता है। और जिसको आप शहजादा कह रहे हैं वो तो अखिलेश यादव साहब, एक कपड़ा, वही काली सदरी और सफेद कुर्ता पैजामा। तो आप देखिए, रहन सहन से भी पता चलता है कि कौन बादशाह है और कौन शहजादा है। तो जिनको आप शहजादा कह रहे हैं वो शहजादे की तरह तो नहीं रहते, मगर आप साहब बादशाह की तरह जरूर रहते। जी ठीक है तारिक, आपने फर्स्ट रिएक्शन दे दिया, मैं वापस आऊंगा। हालांकि ये क्या वो मसले हैं जिनको लेकर जनता मत करने पहुंच रही है, इस पर आगे आपसे बात लूंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन सबका ले लूं। वैभव जी आपके पास आ गया। वैभव जी, सीधे सीधे हुंकार भर दी है राहुल गांधी ने, कह दिया है 150 से नीचे रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आधार इसका, और फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, वहां पर आपका सिर्फ एक ही कैंडिडेट कल थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 80 कैंडिडेट हैं। आपको लगता है कि नहीं एक ही कैंडिडेट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, तो उनके सभी कैंडिडेट भी हमारे ही कैंडिडेट हैं। तो आप ये कहना तो छोड़ दीजिए। ठीक है सर। और जो कल का मतदाताओं का रुझान है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि जनता बदलाव के लिए खड़ी। शाहजादा की बात करते हैं, वो शाहजादा की कुर्सी खतरे में है साहब। बीसीसीआई का अध्यक्ष पद चला जाएगा, सरकार बदलने वाली है, चिंता न करिए। क्योंकि बीसीसीआई में आईपीएल के नाम पे जिस तरीके से आईपीएल को टैक्स फ्री कर दिया गया और लूट का धंधा शुरू किया, पीएम केयर फंड में लूट किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट किया, जनता ये कह रही है कि ये आदमी तो कह रहा था मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, लेकिन ये तो आदमी लूट मचाए हुए है। और जो भी आरोप लगते हैं, ये आदमी जवाब ही नहीं देता, ना जांच कराता है। जनता कहती है रोजगार दो, ये कहता है 2047 की बात करो। जनता कहती है हमको सुरक्षा दो, बीएचयू आईआईटी की लड़की के साथ ये भाजपाई के गुंडे रेप करते हैं। योगी जी कह रहे थे सुरक्षा का भाव। यूपी की पुलिस पीटी जाती है भाजपाई गुंडों से। यूपी का 20 गोरखपुर में उसी मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर का बीसी पीटा जाता है। कौन पीटता है? भाजपाई गुंडे। तो इन भाजपाई गुंडों से जनता निजात पाना चाहती है। मणिपुर पर एक शब्द न बोलने वाला प्रधानमंत्री घूम घूम के बेकल हो रहा है। सिर्फ बौखलाए प्रधानमंत्री इसलिए है क्योंकि सत्ता जाने वाली है, उनको दिख रहा है, और सत्ता जाने के बाद हर उस भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी, वो चाहे पेगासस हो, चाहे वो राफेल हो, जाहिर तौर पर राफेल हो, पेगासस हो, मणिपुर का मुद्दा हो, या फिर संदेश खाली की बात हो, वोट तो उस पर भी पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा सर, एक एक रिएक्शन, क्योंकि आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। कौशल खान जी कैसे हैं आप? नमस्ते। और अभी जो वोटिंग ट्रेंड देखा 2019 से थोड़ा कम रहा है, कैसे देख रहे हैं? मुश्किल तो है। देखिए, आपने अभी हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं की बात सुनी। पहले तो आपको और दोनों साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से राम राम। राम राम सर। और जिस तरह से प्रवक्ताओं से ही पता चल रहा है कि किस तरह की नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, ये आज भी वही चीजें कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। वही मुद्दे, वही बातें, वही चीजें, जनता सुन सुन के त्रस्त हो गई। दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विकास की, विकास के साथ विरासत की, विरासत के साथ साथ जिस तरीके से 2014 में
फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी को हम 5वीं इकोनॉमी लाए, हम तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। हम वादा कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में ऐसा काम करेंगे कि अगले 25 सालों में पूरे भारत को जोड़ करके विकसित राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। हम जिस तरह से आज हम जर्मनी को पीछे छोड़ करके चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का सेक्टर बन चुके हैं, तीसरा नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में आ चुके हैं, मोबाइल प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, चीनी उत्पादन, सब में सारी रैंकिंग तोड़ तोड़ करके हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं और ये भाजपा का विरोध करें, मोदी जी का विरोध करें, पर भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते और काली सदरी पहनते पहनते जब राम मंदिर की शिलान्यास होता है तो उसमें काले कपड़े पहन के आ जाते हैं, राम विरोध करने लगते हैं, सनातन विरोध करने लगते हैं, हिंदू विरोध करने लगते हैं, राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, देशवासियों का विरोध करते हैं। हम एक सकारात्मक भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अगले 25 साल में एक अच्छे भारत को नींव दे करके अगले 1000 और ये वादा लगातार बीजेपी कर ही रही है। वैभव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं वैभव जी, एक बार एक रिएक्शन ले लो। कौशल जी वापस आ रहा हूं, वापस आपको प्लेटफॉर्म दूंगा। सौरभ दुबे साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सौरभ जी कैसे देख रहे हैं, फर्स्ट फेज में मतदान थोड़ा कम रहा है पिछली बार से, लगभग 2.8% कम रहा है, कैसे देख रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बावजूद इसके हर कोई अपना रिसर्च एनालिसिस तो कर ही रहा है। देखिए, अमूमन माना ऐसा जाता है, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब वोट परसेंटेज कम पड़ता है तो वो ये माना जाता है कि सरकार जो है वो वही रहेगी। सामान्यतः अभी तक आजादी के बाद से हम लोगों ने ये रीति रिवाज देखा है, कुछ जगहों पर चेंजेस देखे हैं, बट अभी तक यही रीति रिवाज देखा है। रही बात, देखिए दूसरी, मुझे लगता है देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो संविदा पे सरकार नहीं देखना चाहती, वो चाहती है स्थिर सरकार देखना। और मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो उत्तर प्रदेश के विकास के संकल्प को लेकर के जो दोनों लोग चल रहे हैं, देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया, तो जनता कहीं ना कहीं वो चाहती है कि वो इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि खासतौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिससे अपेक्षा की जा रही थी बढ़िया चुनाव लड़ने की, वो उतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नहीं दिखाई दी। वो ऐसा लगा कि इस बार समाजवादी पार्टी के हवाले खुद को कर करके और उत्तर प्रदेश में छोड़ के भागने की तैयारी कर लिए। और समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अभी उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो गई है। एक स्थान पर दो लोगों का जो नामांकन है वो ये बताता है कि आपके कार्यकर्ता हताश और निराश क्यों जो हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं कि आप आजम खान जो बहुत मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में माने जाते थे या उनका दबदबा माना जाता था, आज उनकी नहीं चल रही है। तो रामपुर के जो लोग हैं, अगर आजम खान के दिए हुए कैंडिडेट को हटा करके दिल्ली से लाए हुए कैंडिडेट को उतारा गया समाजवादी पार्टी ने वहां रामपुर में, तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे, ये एक विचार करने का विषय है। ये विचार करने का विषय जाहिर तौर पर। दुबे साहब वापस आऊंगा, एक रिएक्शन सबसे लेना था और जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करके आप आए हैं। वैभव जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? देखिए, भाजपा के जो साथी कह रहे थे हम विकसित भारत, अरे वो विकसित भारत आप जो आंकड़े गिना रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत, हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं, वो विकास जिसमें 100 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो 5 किलो चावल वो में लेना पड़ता है, उनको खरीदने की हैसियत नहीं है। और सोच लीजिए, ये सरकार उन गरीबों के साथ कितना बड़ा छल करती है कि जिनको 5 किलो चावल देती है, उसे 5 किलो चावल पकाने के लिए जो गैस सिलेंडर है वो 1000 रुपए का देती है। इतना मजाक है उस गरीब के गरीबी के साथ, ये बड़ी बात। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात करके सत्ता में पहुंचे थे, लेकिन 10 साल बाद वो 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जगह 12 करोड़ लोग रोजगार हो गए। उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप अभी कह रहे थे कि नहीं, एक बात सुनते सुनते जनता थक गई है, तो प्रधानमंत्री जी एंटरटेन करते हैं, हर एक महीने में 10 दिन में वो नए मुद्दे को डाल देते हैं और जनता इस मदारीपन से उकता गई है और वो कह रही है कि जो वादा आपने किया, ठीक है, उसकी बात करो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सर वापस आ जाऊंगा आपके पास। तारिक खान साहब, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, बहुत अच्छा लगता है जब गठबंधन में हो तो काफी तारीफें, अच्छा भी लगता है, और हम सब तो युवा हैं तो हम तो इसी राजनीति की उम्मीद भी करते हैं।
प्रधानमंत्री सीधा सीधा टारगेट करते हैं कि भैया ये 2 लड़कों की फिल्म है जो कि फ्लॉप है, ट्रेलर ही ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है। आपको लगता है आपका विजन बहुत जबरदस्त है, पीडीए का जिक्र आप करते हैं, इंडिया अलायंस का जिक्र करते हैं, आपको लगता है देश भर में देशव्यापी जो जनाधार होना चाहिए वो आप लोग जुटा पाए हैं? क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश माना सबसे अधिक सीटें, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या कुछ हाल है? तारिक, देखिए, हाल सब जगह बेहतर है और जो जनता है उससे हमने जो मुद्दे हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें अल्टीमेटली निर्णय उसी को लेना है। मगर हमने पीडीए की बात की तो हमने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिस तरीके से ये संविधान बदलने की बात करते हैं उसमें सबसे पहले ये आरक्षण को बदले। जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उसको खत्म किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए बैकवर्ड लोगों से कहते हैं कि आप समझिए इस बात को। हम ओपीएस की बात करते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। हम कहते हैं हम अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करें। हम कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने सारी नौकरी यादवों को दे दी, जातिगत जनगणना कराइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। क्यों नहीं करा रहे? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई है, 17 एक्सटेंशन दिए आपकी गवर्नमेंट ने, क्यों नहीं उसको लागू किया गया? आप 10 साल से हैं, कह रहे थे ट्रेलर था, अभी पिक्चर आएगी, ट्रेलर आएगा, पिक्चर आएगी, और बहुत सारा का मतलब पॉजिटिव बात करते हैं आप, है ना। एक आदमी जो 20-25 साल से चुना हुआ सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, उसको शहीजादे, ये शहीजादे, ये शहीजादे, ये दीदी, ये प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री बोल रहा है, तारिक खान बोल रहा है, तारिक खान ऐसे बोल दे चलेगा, कोई नहीं है तारिक खान। प्रधानमंत्री क्या बोलता है? ये पॉजिटिविटी है, क्या ये बोलते रिस्पेक्ट है फॉर द। ठीक है तारिक में वापस आऊंगा, इसका जवाब भी ले लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान है, अखिलेश यादव जी का एक बयान है, वो सुन लेते हैं, फिर वापस आऊंगा आपके पास। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं वो सुनिए जरा एक बार। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, स्पीकर के पास पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है, और मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 90 साल की आयु में जो ऊर्जा है, जो कमिटमेंट है, मेरे जैसे युवक को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं अनुभव कर रहा था कि कर्नाटका के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, आज की कर्नाटका की दुर्दशा, इसका उनके दिल में जो दर्द है और उनकी वाणी में जो जोश है। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रिएक्शंस का सिलसिला लगातार जारी है, मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। तारिक खान प्लीज 30 सेकंड्स में कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, तमाम बातें कही अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि हम इकोनॉमी में बहुत चौथी, पांचवी, तीसरी जगह। कंपटीशन किससे? हमारा बांग्लादेश से, चाइना से। साइज ऑफ द इकोनॉमी चाइना $18 ट्रिलियन, साइज ऑफ द इकोनॉमी यूएस $28 ट्रिलियन, वहां तक कब पहुंचेंगे? 3.7 है। हमारे बीच में जो 2 लोग हैं, जापान और जर्मनी, इसी को कहते हैं ना आप, क्योंकि वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसीलिए कहते हैं कि हम तीसरी जल्दी से बन जाएंगे। ये नहीं बताते कि कितना, और ऊपर कौन है और बगल में कौन है। और जो एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी है वो 2014 से
2004 से 14 के बीच में 186% ठीक है। करती है। तारिक आप ग्राउंड पर भी रहते हैं, मैं देखता हूं आपको, इकोनॉमी आपकी प्रोफाइल भी हम लोग देखते हैं। आपको लगता है इन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा पाए हैं, स्ट्रांगली जनता के मन में इन चीजों को नरेट कर पाए हैं? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने लगातार जो हिंदू मुसलमान की बातें हैं, हाँ। उससे लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हम जो रोटी कपड़ा मकान है, जो इंसान को खाना चाहिए, उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, अगर जातिगत जनगणना होगी तो उस हिसाब से तमाम चेंजेस आएंगे, पॉलिसी चेंजेस आएंगे। इसलिए ये सारे मुद्दे हम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किया है पूरे चुनाव भर। लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब होती है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, उसका इंतजार भी रहेगा। कौशल जी, क्योंकि मेरे को लास्ट मिनट्स लगे हैं तारिक मेरे पास, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके पास आप हो। कौशल जी, 400 सीटें क्यों चाहिए आपको? लगातार संविधान बदलने का जिक्र हो रहा है। मैं आ रहा हूं वैभव जी, कहते हैं संविधान बदल देंगे इसलिए 400 सीट चाहिए, आपकी सरकार बन गई, आरक्षण आप लोग खत्म कर देंगे, ये तमाम चीजें जा रही है जनता के बीच। रोहित जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई है जो अकेले बीजेपी सरकार चला सकती है। और इतनी सीटें हमारे पास थी कि जिस संविधान बदलने का डर है वो कभी भी बदला जा सकता था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन ऑलरेडी 100 से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या पिछली सरकार ने संविधान बदल दिए हैं? तो ये संविधान बदलने का डर दिखा करके ये डर की राजनीति करने वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोग, आप ये बताइए, जातिगत जनगणना करते हैं, इसके पहले एकदम फैक्चुअल बात पूछता हूं और जनता को देखना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में जाति की जनगणना होती है, तो आज तक पिछले 70 सालों में इन्होंने जाति के हिसाब से क्या कर दिया शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, जो ये ओबीसी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं, ये एक फैक्ट बताता हूं। बिहार की जातिगत जनगणना, और इसमें फैक्ट ये है कि 2011 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तो उस समय जातिगत जनगणना हुई थी और उसके बाद उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा फैक्ट ये बता रहा हूं, कर्नाटका में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पे जातिगत जनगणना हो चुकी है, लेकिन वहीं के कांग्रेस लीडर उसको अपोज कर रहे हैं। अब फैक्ट कुछ बता देता हूं कि जातिगत जनगणना जो बिहार में किया उसमें हुआ क्या, 219 जातियां आइडेंटिफाई की गई और उसमें क्या था, मुस्लिम आबादी 17% थी। जब तक लोग हिंदू थे तब तक वो थे 83%। जैसे उन्होंने जातियों में बांटा वो कितने परसेंट आ गए, सब हो गए 17 से कम जातियों में। ठीक है, 184 जातियां, एक सुन लीजिए, फैक्ट की बात करते हैं ना, जनता को जानना चाहिए। 184 जातियां बिहार की हैं जो 1% से कम है नंबर में। 137 जातियां ऐसी 0.01% से कम है। 81 जातियां ऐसी 0.001 से कम है। 25 जातियों का नंबर 1000 से कम है। ठीक है, किसकी बात करते हैं? त्रिपाठी जी, किस चीज को रियाज कर दीजिए। और अभी आपने जिक्र किया देश पे बहुत कर्जा बढ़ रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं अप्रेंटिस हम देंगे, पूरा रोड मैप तैयार है। सुन लीजिए, कौशल जी वापस आ जाऊंगा, लास्ट कंक्लूड आप कर दीजिएगा, एक बार रिएक्ट कर दे वैभव जी। के नेता की लड़की के साथ लव जिहाद होता है, नेहा और फयाज को, ठीक है वैभव जी प्लीज, यही विकास का मुद्दा है। और सुन लीजिए ना, देखिए मैं जो कहना चाह रहा था कि कौशल जी को कांग्रेस के अपने नेता बुरा लग जाता है। कौशल जी को पहले ये देखना चाहिए कि इनके जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो अपनी जाति को ओबीसी में ले आए। ये है जनता को बचाना, ये जो जातियों का लाभ, जातियों की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी, ये तमाम मुद्दे हैं, ग्राउंड पर ये मुद्दे गए हैं नहीं गए हैं। सौरभ दुबे लास्ट 10 सेकंड्स कंक्लूड कर दीजिए प्लीज, टाइम पर रहिएगा। 10 सेकंड्स फॉर यू सर, कंक्लूड कर दीजिए सौरभ। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष जो मुद्दे उठाता है जनता के बीच में, कहीं न कहीं जनता उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती है हमेशा। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, देखिए विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है, ये पूरा देश जाता है। और अगर समाजवादी पार्टी जापान और चीन की बात करती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उसको वोट नहीं
पड़ने वाले, क्योंकि आपको कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो जाहिर तौर पर सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार को लेकर अपना नैरेटिव है, जनता के बीच में विपक्ष की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। चर्चा काफी हो सकती थी लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद वैभव जी, थैंक यू सो मच। तारिक, थैंक यू सो मच। कौशल खान जी और बहुत धन्यवाद सौरभ दुबे जी। तो पहला फेज तो हो गया है, आप जानते हैं 68% के आसपास मतदान हुआ है। आगे मतदान प्रतिशत बढ़े, ये अपील भी हम कर रहे हैं और अभी रण बाकी है। अभी तो एक ही फेज में इतना मजा है तो सोचिए 6 फेज अभी बाकी है। तैयारियां सबकी पूरी है। भारत एक्सप्रेस भी अपडेट्स आपको लगातार देता रहेगा। ग्राउंड जीरो पर भारत एक्सप्रेस की फौज मौजूद है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।